हेलो। नमस्ते क्लास। वाइब्रेंट परिवार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और पेपर भी अच्छा हुआ होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर जो क्वेश्चन आया ही नहीं है उसका सॉल्यूशन दोबारा देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ID 06 का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। टीए का क्वेश्चन है, देखिए आपको दे रखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स। ये आपको 5 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, इनके आपको मार्क्स दे रखे हैं परसेंटेज में। ठीक है, ये आपको टोटल मार्क्स दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, इनमें से इतने इतने परसेंट ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। आपको फाइंड क्या करना है, द केमिस्ट्री मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स स्टूडेंट W इज हाउ मच मोर देन केमिस्ट्री मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाय Y। ठीक है, स्टूडेंट Y के द्वारा, ठीक है हिंदी में देखिए ध्यान से, कि छात्र W द्वारा रासायनिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक छात्र Y द्वारा रासायनिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों से कितना अधिक है। ठीक है, मार्क्स में आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आप फाइंड करो कि उसने केमिस्ट्री में कितने, W ने केमिस्ट्री में कितने फाइंड किए। टोटली 200 नंबर का पेपर है, टोटली 200 नंबर का पेपर है W का। उसमें से वो कितना गेन कर रहा है, 80% फाइंड कर रहा है। W कितना फाइंड कर रहा है, 80%। इसका मतलब 200 का 80% वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, 200 का 80% वो क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। इसका मतलब उसने कितने फाइंड किए, 200 का 80% कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसका मतलब उसने कितने फाइंड किए, 160 फाइंड किए। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया, Y ने कितने फाइंड किए हैं। Y कितना फाइंड कर रहा है, Y कर रहा है 200 का 70%। ठीक है ना, 200 का 70% कौन फाइंड कर रहा है, ही फाइंड कर रहा है। इसका मतलब 200 का 70% कितना होता है, 140 होता है। इसका मतलब Y ने कितना फाइंड किया है, 140 नंबर फाइंड किए हैं। ठीक है, हमें पूछा गया कि W ने Y से कितना अधिक अंक प्राप्त किया है, कितना अधिक किया है, 160 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 20 अंक अधिक प्राप्त किए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है ना, आपको बताना है। आपको शंकु दे रखा है, ये शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है। इसके आधार की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये जो स्लेट हाइट है वो आपको क्या दे रखी है, स्लेंट हाइट कितनी दे रखी है, ध्यान से देखना। ये जो स्लेंट हाइट है वो आपको कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। सॉरी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वर्टिकल हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है। सॉरी, वर्टिकल है, ठीक है ना, स्लेंट हाइट की होती है। वर्टिकल हाइट आपको कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस कंडीशन में स्लेंट हाइट कितनी हो जाएगी, स्लेंट हाइट हो जाएगी 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। चाहे तो आप क्या कर सकते हो इसमें, पाइथागोरस तो अप्लाई भी कर सकते हो, वहां से भी आपके पास कितना आएगा, स्लेंट हाइट कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA हो जाएगा। ठीक है ना, TSA टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7 पुट करना आपको, 22/7 हो जाएगा। इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इंटू स्लेंट हाइट आपने फाइंड कर ली 17 और प्लस रेडियस कितनी 8 है। ठीक है, तो यहां से देखिए 22/7 इंटू 8 इंटू 23 और 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200, 200 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 4400। और 4400 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 7 छिके 42 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 7 2 14 हो जाएगा। तो 62 का अप्रोक्स कौन सा हो रहा है, 62 का अप्रोक्स कौन सा है, ऑप्शन, यानी पूरा भी कैलकुलेट करोगे तो 629 का अप्रोक्स आएगा आंसर। तो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42 56 62 70 से पूर्णतः डिविजिबल हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हर एक नंबर को चेक करने की, हर एक नंबर से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, किस पे फोकस करना है, आप देखिए 70 में क्या छुपा हुआ है, 70 में 0 है लास्ट में। इसका मतलब ये 0 ये 10 का प्रोडक्ट है। अब जो भी नंबर होगा इससे डिविजिबल हो, इसका मतलब 10 का प्रोडक्ट होना चाहिए वो। ठीक है ना, यदि इस ये नंबर 70 में 10 छुपा हुआ है, इसका मतलब ये पूरे जो नंबर्स है जो इनसे डिविजिबल होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये 10 से नहीं है और ये वाला 10 से नहीं है, 2 ऑप्शन वैसे इलिमिनेट हो गए। ठीक है ना, फिर आपको वो नंबर पुट सेलेक्ट करना है जिसका डिविजिबल इजी हो। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, यहां से 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7। आप चाहो तो 7 से डिवाइड करके देख सकते हो इसको, आप चाहो तो 8 से देख लो। 8 का डिविजिबल टूल क्या होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स है
वो क्या होना चाहिए अपने 8 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। अब देखिए अपने पास ऑप्शन ये दो बचे थे, इन दो में ये लास्ट के 3 डिजिट यदि 10 से 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 0 1 और 10 है, सॉरी 0 1 और 0 है, इसका मतलब 0 10 है, इसको यदि 10 है तो 10 को यदि 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा, यदि 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन यदि 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आप पूरा करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यदि आप इलिमिनेट ऑप्शन से करोगे तो मल्टीप्लाई एक फैक्टर लेके आप करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कल्पना को 3600 रुपए के अंकित मूल्य वाले ओवन की खरीद पर 25% की छूट मिलती है, उसे नगद भुगतान करने पर अतिरिक्त 2% की छूट मिलती है, तो ओवन के लिए कुल भुगतान कितना करेगी वो आपको बताना है। तो क्या किया गया है, उसको 25% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है एक, अब यदि वो कैश देती है उस टाइम भी नगद पेमेंट करती है तो उस कंडीशन में क्या करती है, कैश पेमेंट करती है तो उस कंडीशन में उसको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अब क्या बोला कि वो कैश में देती है, भुगतान यदि कैश में देती है तो उस कंडीशन में उसको टोटल वो कितना पे करेगी वो आपको बताना है। तो ऑल ओवर डिस्काउंट कितना मिलेगा वो निकाल लीजिए, 25% और 2% का दो सक्सेसिव आपको निकालना है टोटल, तो कितना हो जाएगा 25% प्लस 25%, सॉरी 2% माइनस 2 इंटू 25 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये टोटल क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। ये कितना हो जाएगा 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और 27 में से 0.5 माइनस करेंगे 26.5 हो जाएगा इसका, ये टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या किया, 100 रुपए की यदि कोई चीज खरीदी है उसमें 26.5 रुपए का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब उसको आप कितना में सेल करोगे या फिर कितने में उसको खरीदोगे, कितने में 100 में से 26 माइनस सॉरी 26.5 का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब खरीदोगे कितना में 73.5 में उसको खरीदोगे, किसके टोटल एमपी के, एमपी है कितना 3600 रुपए, 3600 रुपए के 27.5 में आप उसको खरीदोगे। अब देखिए यहां से 36 में क्या छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है, तो 9 का डिविजिबल टूल देख लीजिए, 5 और 5 10 9 हो जाएगा, यहां से 6 6 10 14 और 2 18 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 8 17, ये वाला ऑप्शन कट गया, 5 और 5 10 4 14 और 2 16, ये वाला ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन क्या बचेंगे, दो बचेंगे, ध्यान से देखना आप, डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिवाइड में कितने लग जाएंगे, ये परसेंटेज भी साइन रिमूव कर दीजिए, 3 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 से देखिए ये 2 से 5 बार कैंसिल हो रहा है, ये 5 से 18 बार कैंसिल हो रहा है, सॉरी 2 से 18 बार कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 एक बार चला जाएगा, 2 3 5 से 4 बार चला जाएगा, 3 5 इंटू 7 हो जाएगा, 147 और 18 बचे इसका मतलब, ठीक है ना, 147 इंटू 18। अब ध्यान से देखिए 100 यानी 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8 इंटू 7 56 आ रहा है, इसका मतलब 6 यूनिट डिजिट आना चाहिए, 6 यूनिट डिजिट ये नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट भी आप इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू k एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू mo, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इंटू k स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व कीजिए पहले कि k की वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए, तो पहले अपन क्या कर रहे हैं k स्क्वायर माइनस 1 फाइंड कर रहे हैं, और k स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, इसका मतलब क्या हो गया कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये k हो गया, k का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस क्या चल रहा है 1 चल रहा है, ठीक है ना। यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बचा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये अपने पास वैल्यू आ गई के स्क्वायर माइनस 1 की, ये के स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, के स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यदि यहां पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और m की वैल्यू यहां से कितनी है, m की वैल्यू यहां से निकालोगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू एलसीएम लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं यहां से, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब इसका एलसीएम लीजिए 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा
इंटू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, ये एलसीएम हो गया। देखिए ध्यान से साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहां से 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यदि आपको आंसर ऐसे दे रखा हो तो अपना आंसर होता है 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए ध्यान से कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू के पुट कर सकते हैं। इसका मतलब वैल्यू जो अपनी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 इंटू के हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2 इंटू के, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 26% प्राप्त होता है और वह 2280 मतों से हार जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। ठीक है ना। देखिए मान के चलते हैं कि एक टोटल विलेज के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन थी वो 100 थी, यानी टोटल जो कैंडिडेट थे वो कितने थे 100 थे। उसमें से जो जीत रहा है एक कुल मतों का 26% प्राप्त हो रहा है। यदि एक यानी दो कैंडिडेट है ए और बी है, उसमें से एक को यदि 26% फाइंड हो रहा है टोटल का, तो दूसरे को कितना मिलेगा 74% मिल जाएगा। यानी टोटल यदि 100 है, 100 में से 26 एक को मिल रहे हैं, तो 74 किसको मिल जाएंगे दूसरे को मिल जाएंगे। कितने के गैप से हार रहा है, ये गैप कितना हो जाएगा 48 का हो जाएगा। 48% से हार रहा है, और हार कितने से रहा है यहां से 2288 से आ रहा है, 2280 से आ रहा है। ठीक है, तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 क्योंकि 48 4% की वैल्यू 12 से देंगे तो 12 एक बार चला जाएगा और 12 निम्न 108 190 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है कि डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मत कितना है 100 है, तो यहाँ 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इधर तो 100% हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 25 25 निम्न 225 22 बच गया, और 25 प्लस 22 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो 4750 क्या थे टोटल कैंडिडेट थे, कौन सा है 4750, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्यामल ने शुभम से 8 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए ऋण लिया। 2 वर्ष के बाद उसने शुभम को 41,296 रुपए वापस करके अपने ऋण का भुगतान पूरा चुकता कर दिया। श्यामल द्वारा भुगतान किया गया ब्याज कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है कि रेट कितनी दे रखी है, रेट आपको दे रखी है 8% पर अन्य। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल दे रखा है, और आप कितना अमाउंट कितना पे कर रहे हो, टोटल अमाउंट पे कर रहे हो आप 41,296 रुपए, 41,296 रुपए का क्या कर रहे हो आप अमाउंट पे कर रहे हो। ठीक है, मान लिया कि आपने 100 रुपए किसी से लिए, ठीक है 100 रुपए किसी से लिए 8% की रेट से 2 साल के लिए, तो ब्याज कितना दिया आपने, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 100 रुपए पर 8% की रेट से 2 साल का ब्याज अपॉन 100, इसका मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा के 8 2 16 रुपए ब्याज मिलेगा। इसका मतलब 100 रुपए आपने किसी से लिए, मान के चलिए अपन ये 100 रुपए आपने किसी से लिए, 16 रुपए उसको ब्याज दे दिया 8% की रेट से 2 साल का, 16 रुपए आपने क्या कर दिया उसका ब्याज दे दिया। इसका मतलब आपने पे कितना किया 116 रुपए किए, और यहां पे कितने कर रहे हो आप, पे कर रहे हो 41,296 रुपए, 41,296 रुपए आप क्या कर रहे हो पे कर रहे हो, टोटल अमाउंट क्या कर रहे हो आप पे कर रहे हो 41,296 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200, 116 से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा। और आपको निकालना क्या है, यदि आपको प्रिंसिपल निकालना होता तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि उसने टोटल कितना इंटरेस्ट पे कितना किया, इंटरेस्ट कितना पे करा है 16 रुपए का इंटरेस्ट पे करा है, तो 16 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां से जो भी कैलकुलेशन है वो देख लीजिए। देखिए यहां से यूनिट डिजिट कितना आया, चाहे तो आप पूरा डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो। देखिए ध्यान से, देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 तो आ नहीं सकता यहां से, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए। ध्यान से देखना 6 को लास्ट में देखिए 6 आ रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 116 को यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब या तो यूनिट डिजिट 1 हो सकता है या यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 6 हो सकता है। 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 हो गया, 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है, और ये 1 होगा यूनिट डिजिट, जब ये 16 से मल्टीप्लाई होगा तो भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, और यदि 16 से मल्टीप्लाई होगा तो भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 6 36 16 आएगा। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और 6 वाला यूनिट डिजिट कौन सा है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए वैसे कट जाएगा। ठीक है ना, आप चाहो तो पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यूनिट डिजिट से भी इसको क्या कर सकते हो डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि ये 6 या तो 6 लास्ट में आ रहा है तो ये एक बार जाएगा, या फिर ये 6 बार डिवाइड होगा। एक बार जाएगा तो भी 6 इंटू यूनिट डिजिट इसका 6,
यहाँ से 1 आ रहा है तो 6 इंटू 1 6 आएगा, और यहाँ से 6 इंटू 6 36, इसका मतलब यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 इंटू 6 यहाँ से भी कितना आएगा 36 आएगा। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट किसी भी कंडीशन में हो ये क्या आएगा 6 ही आएगा। तो ऑप्शन सी अकेला ही ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट क्या दे रखा है आपको 6 दे रखा है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको दो टर्म दे रखी है कि -3xy² + 1 और एक बड़ा ये वाली टर्म दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है कि गुणनफल में x⁴ y⁴ और x⁴ y⁴ के गुणनखंडों का योग आपको निकालना है। आपको पूरी पहला तरीका तो है कि इसका क्या करो आप पूरा इन दोनों को आपको प्रोडक्ट करके देखना है, फिर आपको चेक करना है कि x⁴ और y⁴ का जो कोफिशिएंट है उसका वो कितना आ रहा है, और x⁴ और x⁴ का कोफिशिएंट कितना आ रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। एक तरीका है कि आप एक एक नंबर को देख लीजिए कि किससे ये वाली टर्म बन रही है, x⁴ और y⁴ किससे बन रही है वो देखिए। यदि पहले ये वाला नंबर इस पूरे से डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा तो उस कंडीशन में देखिए 30 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ देखिए x इंटू y² तो ये है ही, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा x⁴ है, x⁴ बनेगा। इसका मतलब यहां से -3 है ना, मल्टीप्लाई भी ले लो साथ में 7x² ले लिया अपन 7x³ सॉरी, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा 7×21 इंटू x⁴ इंटू y⁴ बन जाएगा, 3 + 1 पावर 4 हो जाएगी और ये 2 बच जाएगी। ये देखिए एक मल्टीपल आ गया है इसका x⁴ और y⁴ का आ गया। और देखिए किसी से कहीं से बन रहा है क्या, x⁴ बना के देख लो एक बार, x⁴ यहां बन रहा है, x⁴ बन रहा है यहां से, x अकेला बन रहा है यहां से, यहां x⁴ बन रहा है देखो, क्योंकि हमें यहां भी x⁴ चाहिए। x⁴ जब यहां से बनाएंगे तो देखो क्या क्या बन रहा है -3 इंटू xy², क्योंकि x⁴ तो और कहीं नहीं बन रहा, x⁴ बन रहा है यहां से देखो, x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 3 इंटू xy² हो जाएगा। यहां से देखिए 3 इंटू 3 9 x² बन जाएगा यहां से, और y⁴ बन जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई बन रहा है x⁴ और y⁴, x⁴ और y⁴। दूसरा कोफिशिएंट क्या आ गया माइनस का 9 आ गया। फिर तीसरा देखिए यहां से और कोई बन रहा है क्या, x⁴ यहां बन रहा है लेकिन y⁴ बन रहा है, x⁴ y⁴ चाहिए अपने को, ये भी नहीं बन रहा, ये वाला नहीं बन सकता। फिर एक से भी डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखो 7⁵ xy² बन रहा है, y³ बन रहा है, xy² बन रहा है, नहीं बन रहा। इसका मतलब ये दो ही ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो क्या बनाएंगे अपने पास x⁴ y⁴ और x⁴ y⁴ बनाएंगे। अब आपको इनके गुणनखंडों का गुणांकों का जो कोफिशिएंट्स है उनका सम आपको फाइंड करना है। x² y² का कोफिशिएंट कितना है, x² y⁴ का कोफिशिएंट कितना है -9 है, और x⁴ और y⁴ का कोफिशिएंट कितना है -21 है। इसका मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जिससे ये टर्म बन रही है उसी पे फोकस करो बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसको साइड में लिख लिया करो। एक 12/15, 11/16, 4/7 और 7/12। जब भी आपको फ्रैक्शंस में आपको डिसाइड करने की कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो अपन देखते हैं कि दो का कंपैरिजन करके देखते हैं। पहले इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों का यदि कंपैरिजन करेंगे तो क्या करते हैं अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा 192, 6 16 2 32 16 3 192 हो जाएगा, और 15 इंटू 11 कितना हो गया 165 हो जाएगा। छोटी को अपने फोकस किस पे रहना चाहिए, सबसे छोटी भिन्न पे रहना चाहिए। तो छोटी कौन सी हो जाएगी 165 वाली छोटी है, इसका मतलब ये वाला छोटा हो जाएगा, ये वाला कट गया। फिर इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कीजिए, 7 इंटू 11 77 हो जाएगा इधर, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसका मतलब छोटी कौन सी है, ये वाली कट गई, ये वाली 64 छोटी है। अब देखिए 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा इधर, और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 49 और 48 में छोटी कौन सी है, ये वाली छोटी है। इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। दो का कंपैरिजन करना है। यदि आपको इसमें ये चेक करना होता कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो इन दोनों में देखते हैं कि प्रोडक्ट किसका बड़ा आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तो वो बड़ी सेलेक्ट करते हैं। फिर बड़े वाली छोटे वाली है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में बड़े वाली पे ही फोकस करते हैं। यदि छोटी पूछा जाए तो छोटी पे फोकस करेंगे, और यदि बड़ी पूछी जाए तो फिर किस पे फोकस करेंगे, बड़ी वाली पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सबसे छोटी कौन सी है, ऑप्शन सी 4/7 सबसे छोटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6.25 माइनस 1.96/1.1 का सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी है इसकी बताना है कि सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी। ये देखिए पहले इसमें से इसको माइनस कर लीजिए,
तो 6.25 माइनस 1.96 कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गए, 15 में 6 की 9 हो जाएगा, और 12 में से सॉरी 11 में से 9 गए 2 हो जाएगा, और 4 में से 5 में से 1 क्या 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.29 को 1.1 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो कितने के बाद, 1 के बाद डेसिमल अप्लाई होगा, 11 ये 33 हो जाएगा, 7 और 2 11 9 में 3.9। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3.9, कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 54 पाई है, उस वृत्त की संगत चाप की लंबाई क्या होगी आपको बतानी है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है जब आपको चाप की लंबाई L दे रखी हो, रेडियस R दे रखी हो, और एरिया दे रखा हो, तो इनके बीच में रिलेशन होता है डेल इक्वल टू 1/2 चाप की लंबाई L इंटू रेडियस R। इस रिलेशन को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, तो एरिया आपको दे रखा है 54 पाई इजिकल टू 1/2, चाप की लंबाई आपको बतानी है, L की वैल्यू फाइंड करनी है, और रेडियस आपको कितनी दे रखी है 18 दे रखी है। तो 2 से ये 9 बार चला जाएगा। ठीक है, और 9 से ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाए। इसका L की वैल्यू डायरेक्ट यहां से कितनी हो जाएगी, 6 पाई आ जाएगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करनी। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x इधर आई, इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x² प्लस 10x माइनस 5। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x², उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस के 8x, और माइनस के 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहां से। अब क्या करना है आपको, x से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस ये कितना 8 हो जाएगा, और माइनस 5/x हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस 8 को उधर लेके जाएंगे तो 5x या 5, इन दोनों से 5 कॉमन भी ले लेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 1/x, तो ये बच जाएगा, और इक्वल टू ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, और x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 8/5 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा माइनस 8/5, कौन सा है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अकेले एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिलाएं और 4 पुरुष 6 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो अकेली एक महिला पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है ना, कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है क्या दे रखा है। देखिए, एक व्यक्ति अकेला एक काम को 32 दिनों में कर सकता है। एम की एफिशिएंसी यदि एम माने तो 32 इंटू एम की एफिशिएंसी को टोटल दिनों से मल्टीप्लाई करें, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क इतने दिनों में कर देगा, ये टोटल वर्क है। और क्या बोला गया कि स्टाफ है, स्टाफ में क्या दे रखा है 6 वुमेन है प्लस 4 मेन है, ये मिलके कितने दिनों में पूरा करते हैं 6 दिनों में पूरा करते हैं। ये भी टोटल वर्क हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। 6 से देखिए 3 बार 2 से कैंसिल हो रही है, 16 बार हो रहा है। इसका मतलब 16m इक्वल टू 6 18W प्लस 4 12m हो जाएगा। ये इधर जाएगा 16m माइनस 12m कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा 18W हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से m से, W का रेशियो कितना आ जाएगा 18:4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 9 रेशियो कितना लिख सकते हैं अपन, 2 भी लिख सकते हैं। यदि आपको एफिशिएंसी पूछता तो मेन से वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाती 9:2 आ जाती। लेकिन हमने पूछा क्या गया कि यदि इसी पूरे काम को यदि अकेली महिला करती है तो कितने दिनों में पूरा करेगी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहां से किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए W और M की, और चाहे आप M की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। टोटल वर्क हो जाएगा 32 इंटू M की वैल्यू कितनी है, मेन की एफिशिएंसी कितनी है 9 है, अपॉन, और आपको पूछा क्या वुमेन, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, वुमेन की एफिशिएंसी उसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो वुमेन इतने दिनों में पूरा कर देगी। तो 16 से कैंसिल हो रहा है, और 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 144। तो कितने दिनों में पूरा कर देगी 144 दिनों में क्या कर देगी, ये पूरा कर देगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए अकेला 4 दिनों में लेकिन ए केवल 4 दिनों के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपए का है तो बी का हिस्सा कितना होगा बताना है। ठीक है, हमें पता है कि
कोई भी पर्सन जितने एफिशिएंसी के साथ जितने दिनों में काम करता है उसी के रेशियो में उसको क्या मिलते हैं, दिहाड़ी मिलती है या फिर जो भी पैसा है वो मिलता है उसको, ठीक है ना। कोई आदमी जितना फास्ट जितने दिनों तक काम करेगा उसी के रेशियो में क्या मिलेगा उसको, जो मजदूरी है वो मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे, उसकी एफिशिएंसी निकालो, फिर आप उसको चेक करो कि कितने दिन तक वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, वहां से उनकी क्या हो जाएगी, वेज का रेशियो आएगा और उसी का वैल्यू आपको क्या दे रखी है, दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यहां से निकाल लो, एफिशिएंसी निकालो ए और बी। ए कितने दिनों में काम करता है, 24 डेज में। बी कितने दिनों तक काम करता है, 36 दिनों में काम करता है। टोटल काम मान लिया अपने 72 यूनिट, एलसीएम के इक्वल टू, तो 24 इंटू 3 72 हो जाएगा, 36 इंटू 2, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए और बी के लिए। एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब आप निकालो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ डेज देखिए कितना हो जाएगा, देखिए लेकिन क्या क्या वे साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिनों के लिए काम करता है। देखिए दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया, इसका मतलब 7 दिन का, दोनों साथ मिलके काम करेंगे, कितने दिन तक काम करेंगे, 3 और 2 5 यूनिट के साथ, 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, और कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, 4। काम टोटल पूरा कितना हो गया, 20 यूनिट काम पूरा हो गया टोटल। इसका मतलब क्या हो गया, यदि दोनों साथ काम करते हैं तो 4 दिनों तक काम करते हैं, और 4 दिनों के बाद क्या करते हैं, 20 यूनिट काम हो जाता है। पीछे काम कितना बचता है, 50 यूनिट काम बचता है, सॉरी। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिनों के लिए काम करता है, ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर ए यदि 4 दिनों तक काम करता है और ए की एफिशिएंसी है कितनी, 3, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 एफिशिएंसी का 3 दिनों में काम किया, तो टोटल काम कितना कर दिया, ए ने 12 यूनिट काम कर दिया। ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक काम किया, 3 एफिशिएंसी के साथ, टोटल वर्क कितना किया उसने, ओनली 12 यूनिट काम किया। पीछे कितना यूनिट बच गया, 72 में से 12 माइनस करेंगे कितने यूनिट बच जाएगा, 60 यूनिट काम बच गया। उस 60 यूनिट काम को कौन कर रहा है, ए हट गया, उसके बाद ये कौन कर रहा है, अकेला बी ही कर रहा है। इसका मतलब 60 यूनिट काम किसने किया है, ये बी ने किया, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 के साथ ये कितने दिन तक काम करेगा, 30 दिनों तक काम करेगा। इसका मतलब ए ने तो कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक काम किया है, और बी ने कितने दिन तक काम किया है, 30 दिन तक काम किया है। ये इनके क्या हो गया, डेज का रेशियो हो गया 20 और 30। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए कितने दिन काम करता है, 4 दिन तक काम करता है, और बी कितने दिन तक काम करता है, 30 दिन तक काम करता है। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जो इसकी मजदूरी है वेज के बराबर होगा, ठीक है ना। 4 इंटू 3 12 हो जाएगा यहाँ से, और 12 इंटू 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, सॉरी एक रेशियो कितना हो जाएगा, 5। ये वेज से इसका रेशियो आ गया, ठीक है। 5 इंटू एक रेशियो 5 में उसको दिहाड़ी मिलेगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4800 दे रखी है। कितने गुना हो रहा है, 800 गुना हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, 4000 हो जाएगा। इसको कितने मिलेंगे, 800 रुपए मिलेंगे। तो पूछा क्या गया वो देख लीजिए, बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 4000 रुपए मिल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गीता ने 2800 रुपए प्रत्येक में 2 पोशाक खरीदी, यदि वह एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचती है तो उसे लेन देन में 15% का लाभ अर्जित होता है ऑल ओवर, तो दूसरी पोशाक को कितने % के प्रॉफिट पे सेल करेगी। देखिए ध्यान से, यदि आपको सीपी क्या दे रखा हो, सेम दे रखा हो, सीपी क्या दे रखा हो, सेम दे रखा हो। किसी वस्तु का सीपी यदि आपको सेम दे रखा है और एक को x% के प्रॉफिट पे, दूसरे को y% के प्रॉफिट पे यदि सेल किया जाता है, तो ऑल ओवर जो प्रॉफिट होता है, ऑल ओवर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट %, वो कितना होता है, x प्लस y अपॉन 2, ये ऑल ओवर का प्रॉफिट हो जाता है। कितने % का क्या हो जाता है आपके पास, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है ना। आपको ऑल ओवर प्रॉफिट दे रखा है कितना, 15% का। एक प्रॉफिट आपको दे रखा है 10% का, दूसरा आपको निकालना है y%, और दूसरा कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने को, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30%, इजिकल टू ये 10 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। तो यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे को कितने % पे सेल करना पड़ेगा, 20% के प्रॉफिट पे सेल करना पड़ेगा, तभी मिला के दोनों का कितना हो जाएगा, 15% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 8% की दर से ब्याज दर पर रखी गई 2 समान राशियों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात कितना होगा, ठीक है। एक तो तरीका है इसका कि आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 3 साल का एसआई और सीआई का, वो एक तो तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 8% की फ्रैक्शन, ट्री मेथड यूज करते हैं जिसमें अपन 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, 2/25 हो जाएगी।
अपन क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल टू टोटल अमाउंट मान लेते हैं प्रिंसिपल मान लेते हैं। 25 का क्यूब है, 3 साल दे रखा है तो क्यूब मानते हैं अपन। 25 का क्यूब यदि अपन टोटल प्रिंसिपल मान के चले तो उस कंडीशन में 3 साल में सीआई यानी पहला साल में कितना मिलेगा 25 का क्यूब है उसका 3/25 मिलेगा, सॉरी 2/25 मिलेगा। एक 25 से तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। 25 का उसका 625, 625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250। इसका मतलब पहले साल कितना मिलेगा 1250, 1250, 1250। पहले साल का सीआई और एसआई क्या होता है हमेशा बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1250 मिलेगा। दूसरे साल क्या मिलेगा, इस पे और लगेगा 2/5, इसका 2/25 हो जाएगा। इसका 2/25 कितना होता है 25 4 25 5 125, 5 × 2 10, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरे साल इस पे भी लगेगा इस पे भी लगेगा, तो यहां से भी 100 रुपये मिलेंगे, इस पे भी 100 रुपये मिलेंगे। और तीसरे साल क्या लगेगा, इस पे भी लगेगा, तीसरे साल क्या लगेगा इस पे लगेगा, तो इस पे कितना मिल जाएगा 100 का 2/25 कितना हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 रुपये मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए रेशियो ले लीजिए, 2 ईयर रेशियो 3 साल, 2 साल और 3 साल का रेशियो ले रहे हैं। 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 1250 प्लस 1250 कितना हो जाएगा 12, 3 साल का है ना, सॉरी 3 साल का एसआई और सीआई का रेशियो निकालना आपको। सीआई का हमें पता है कि 3 साल का सीआई कितना होता है, ये वाला होता है। 3 साल का सीआई कितना होता है, ये वाला होता है, ठीक है ना। 3 साल का जो सीआई होता है, 3 साल का जो सीआई होता है वो ये वाला होता है, ठीक है ना। एसआई सॉरी 3 साल का जो एसआई होता है वो ये वाला होता है, ठीक है ना। 1250 1250 और 1250, 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा 25 150 हो जाएगा, 12 36 और 37, ये हो जाएगा यहां से 3750, ये हो जाएगा यहां से 3750। 3 साल का सीआई कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा 3750 रुपये हो जाएगा। और 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा 3750, तो ये है ही, इसमें 300 ये प्लस 8 ये और ऐड करना है। 3750 तो ये है ही, 300 ये और ऐड कर देंगे और 8 ये और ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 37 और 3 40, और ये कितना हो जाएगा 58। तो 4058 क्या मिल जाएगा 3 साल का सीआई मिल जाएगा, 4058 मिल जाएगा। ठीक, अब देखना है अपने को कैंसिल करना है कि कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है, कितना हो जाएगा 16 2 18 2 36 और 75 2 150 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2029 2 58 2029। और यही आपको रेशियो दे रखा है कौन से में, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 1875 रेशियो 2029। ठीक है, ये 3 मेथड है, इजी रहता है उसमें। यदि आप रेशियो मेथड यूज करोगे, सॉरी सक्सेसिव वाला यूज करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपके। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सभी अभाज्य संख्या का योग x है और यदि सभी विषम अभाज्य संख्या का योग y है तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग आपको दे रखा है। सभी अभाज्य संख्याओं में देखिए 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश डैश इन्फाइनाइट तक चलेगी, ठीक है ना। ये आ गई x की वैल्यू, x इक्वल टू y दे रखा है आपको, y दे रखा है, y सभी विषम अभाज्य संख्या का योग है। विषम ओनली 2 ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या है, ओनली 2 ही है ऐसा जो सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, 2 ही अकेला है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यहां से विषम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ये डैश डैश इन्फाइनाइट तक होगा, ठीक है ना, ये भी इन्फाइनाइट तक होगा। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई यदि फाइंड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, आगे की जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 2 ही बचेगा ओनली। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुना बढ़ा देता है। ऐसा करके वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेता है वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अपनी मूल चाल का 11/6 गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल स्पीड उसकी क्या है, स्पीड का रेशियो दे रखा है। इनिशियल स्पीड उसकी 6 है तो बढ़ा के उसने कितनी कर दी बाद में 11 कर दी, ये स्पीड का रेशियो हो गया। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होता है जस्ट उसके रिवर्स क्या होता है, टाइम का रेशियो हो जाता है। तो इसमें टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 11 रेशियो 6 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। 11 × 6 66, 11 × 6 66, डिस्टेंस सेम आ गई। अब देखिए टाइम कितना कम लग रहा है, बचा कितना रहा है 5 मिनट टाइम बचा रहा है, और यहां से टाइम बचा कितना रहा है 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट बचा रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मिनट हो जाएगी। और एक्चुअल टाइम क्या है पहुंचने का 11 मिनट, तो 11 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 चौके 44 मिनट हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 44 मिनट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या तिरिक ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, तिरिक ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, रेडियस निकालनी। देखिए ऊंचाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तिरिक ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो 12 5 12 13 का ट्रिपलेट हो तो ये कितने आ जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। बस काम हो गया अपना। टीएसए होता कितना है शंकु का, कोण का टीएसए कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हो गया शंकु का टीएसए, शंकु ही पूछा गया, शंकु का टीएसए हो गया। पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 3.14 लेना है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इंटू रेडियस कितनी है, सॉरी तिरिक ऊंचाई कितनी है 13 और प्लस रेडियस कितनी है 5 है। 3.14 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 14 5 70 7 हो जाएगा, पॉइंट 5 दिए 15, 15.7 तो यहाँ से आ जाएगा, इंटू 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, अब 18 से मल्टीप्लाई करना है, 18 7 126 हो जाएगा, 12 बचा, 18 5 90 100 102 हो जाएगा, 10 बचेगा, और 18 और 10 कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब 282.6 इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, 282.6 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था, इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 किलोमीटर की चाल से यात्रा के दौरान एक चालक पहले 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगले 25 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष 25 किलोमीटर को 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी। हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस टोटल हमें पता है कि 100 यूनिट है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल। टाइम निकालना है आपको, टाइम क्या दे रखा है, देखिए 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में, सॉरी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है, तो पहली कंडीशन में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 डिस्टेंस होगी और स्पीड कितनी है 50, 50 बटे 50 क्या हो जाएगी, इतना टाइम लगेगा, प्लस दूसरी 25 किलोमीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से कवर कर रहा है वो 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा। और तीसरी जो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो उसको टाइम कितना लगेगा 25 बटे 25 आवर लग जाएंगे उसको। ठीक है ना, यहां से बस कैलकुलेशन करनी है, 100 ऊपर चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 100 बटे ये कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस आधा कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, मतलब 2.5 हो जाएगा, 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 200 बटे 5 हो जाएगा, और 200 बटे 5 को क्या लिख सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हम एक कार्य को 5 दिनों में और जेरी 8 दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले टॉम चला जाता है, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, देखिए ध्यान से, टॉम और जेरी, टॉम कितने दिनों में पूरा कर रहा है 5 दिनों में पूरा कर रहा है, और जेरी कितने दिनों में 8 दिनों में पूरा कर रही है। टोटल वर्क अपन ने मान लिया, टोटल वर्क अपन ने मान लिया इन दोनों कैल्शियम के 8 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 40 यूनिट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से 8, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। देखिए, लेकिन कार्य पूरा होने, दोनों ने साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्या कर दिया टॉम चला गया। 40 यूनिट तो वो काम करेंगे, मान लिया कि दोनों लास्ट दिन तक क्या कर रहे हैं एक साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब टॉम यदि पहले 3 दिन पहले चला जा रहा है, तो यदि टॉम को लास्ट दिन तक काम करवाएंगे तो वो 3 दिन का काम एक्स्ट्रा करेगा, और 3 दिन में कितना काम एक्स्ट्रा करेगा 3 दिन का 5 एफिशिएंसी के साथ टॉम जा रहा है ना, 3 दिन का काम टॉम की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 इंटू 3 24 काम टोटल क्या कर देगा वो एक्स्ट्रा कर देगा यहां से। इसका मतलब अब उस कंडीशन में यदि वो लास्ट दिन तक काम करता है तो काम कितना होता है 40 तो यहां से और 24 यहां से, टोटल कितना हो जाएगा 64 यूनिट काम हो जाएगा टोटल। अब क्या कर रहे हैं 64 यूनिट काम दोनों मिलके कर रहे हैं, ये जो 64 यूनिट काम है वो क्या कर रहे हैं अब दोनों मिलके कर रहे हैं, और दोनों मिलकर कितने एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं 8 और 5 13 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन लगेंगे 64 बटे 13 दिन लगेंगे उसको। ठीक है ना, अब देखिए क्या दे रखा ऑप्शन में देखिए 13 चौके 52 हो जाएगा, 52 और 12 बटे 13 हो जाएगा, तो 4 से 12 बटे 13 डे लग जाएंगे उसको। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 4 से 12 बटे 13, कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। कुछ नहीं करना आपको,
जितने दिन पहले छोड़ा उसको उतने लास्ट दिन तक करवाते चलो साथ में, ठीक है। और उसके बाद काम बढ़ जाएगा, और जो बढ़ा हुआ काम है वो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो उसी एफिशिएंसी का इतने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो सेकेंडरी वृत्तों के बीच का क्षेत्र, बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि आंतरिक वृत्त की परिधि को एक विशिष्ट बिंदु पर स्पर्श करने वाली बाह्य वृत्त की एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, क्या दे रखा आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये सेंटर है। आपको ये बोला गया है कि यदि आंतरिक वृत्त की परिधि को एक विशिष्ट बिंदु पर, आंतरिक वृत्त की परिधि को एक विशिष्ट बिंदु पर स्पर्श करने वाली और बाह्य वृत्त की जीवा की लंबाई 14 दे रखी है, इसका मतलब इसकी लंबाई आपको क्या दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से यदि मिलाएंगे इसको, ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, इसकी रेडियस यदि अपन आर मान के चले, छोटे वाले की रेडियस यदि आर मान के चले, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रिलेशन माइंड में रखना आप, कुछ नहीं करना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा ना, हाफ है तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि जो भी टेंजेंट होती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ये 14 टोटल है तो ये कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इस वाले ट्रायंगल में 7 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या है, हमें निकालना है क्या, इस रिंग का, ये वाला जो रिंग है इसका एरिया निकालना है, और रिंग का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये रिंग का एरिया होगा। बड़े वाले का एरिया में से छोटे वाले जो सर्किल है उसका एरिया माइनस कर दिया, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी है, 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 154 सेमी स्क्वायर इस रिंग का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है 154 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक धातु की एक शीट से 1.5 मीटर की त्रिज्या और 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टेंट बनाना है, और इस कार्य में कोई भी सामग्री की हानि नहीं हुई है, यह मानते हुए कि शंकु इस कार्य हेतु जरूरी धातु की शीट की गणना कीजिए, ठीक है। ये मानना है कि कोई भी जो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं हुआ है, तो इसमें कितना आपको मटेरियल चाहिए वो आपको बताना है। धातु की शीट है जिसकी त्रिज्या आपको 1.5 दे रखी है और ऊंचाई आपको 3 दे रखी है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या बताना है, धातु की शीट की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो धातु की शीट की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, कहाँ लगेगी धातु की शीट, टोटल सरफेस एरिया पे लगेगी, टोटल सरफेस एरिया होता है कितना है, बेलन का टीएसए क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये टोटल टीएसए होता है, ठीक है ना। इसी पे लगेगी धातु की शीट, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 ले लो ना, कुछ भी ले लो, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू आपको दे रखी है रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 1.5 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर, और रेडियस कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है, ठीक है। तो यहां से देखिए 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 22/7 इंटू ये कितना हो गया, 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 45×90 डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 45×90 और 9 कितना हो जाएगा, 99, 99 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 9×3 = 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29, 297 बटे कितना हो जाएगा, 7, इसको डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 2, सॉरी 7 चौके 1 बचेगा 17, 7 2 14 हो जाएगा, 42 पॉइंट, तो ऑप्शन ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगी ये दोनों, 7 2 14 हो जाएगा, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, फिर 7 2 14, तो 42.42 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एबीसी में पी और क्यू क्रमशः भुजाओं एबी और एसी के मध्य बिंदु है, आर रेखाखंड पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी आर रेशियो आर क्यू इक्वल टू 1:3 है, यदि पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो बीसी की लेंथ कितनी होगी बतानी है आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, ए बी और सी ये ट्रायंगल दे रखा है, पी और क्यू क्रम से ए बी और एसी के मिड पॉइंट है, पी और क्यू ये मिड पॉइंट्स हो गए इसका, ठीक है। हमें पता है कि जब ये मिड पॉइंट्स होते हैं इनका रेशियो कितना होता है, 1:2 होता है, इनका साइड ये इसका डबल होती है, ठीक है ना।
इस साइड का ये वाली साइड डबल होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक बार लिखना नहीं है। और आपको दे रखे कि आर रेखाखंड पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है, आर रेखाखंड एक बिंदु यहाँ पे पी इस प्रकार है, आर एक बिंदु इस प्रकार है, इनका जो रेशियो वो कितना दे रखा है, एक रेशियो, पी आर से आर क्यू का रेशियो एक रेशियो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि यदि ये मिड पॉइंट होता है तो इस वाली साइड का ये डबल होती है, इस वाली साइड का ये वाली साइड डबल होती है। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 + 1 4 है, तो इसका मतलब इसकी टोटल कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 4 का डबल क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आपको दे किसकी रखी है, पी आर की लेंथ दे रखी है, पी से आर की लेंथ, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 की दे रखी है। कितने गुना हो रहा है, 6 गुना, और तो ये वाला भी साइड कितनी हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 6 × 8 कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और आपको ये पूछा है कि बीसी की लेंथ कितनी है, तो 48 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से। एक महिला जहाज के डेक पर खड़ी है जो पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर है, यह देखती है कि वह टावर्स के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के तल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी बतानी है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है। डेक मान लिया ये डेक है तो h मीटर की ऊंचाई पर है, ये वाला यहाँ पे क्या है, ये टावर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा आपको, ये वाला 30 डिग्री दे रखा है, 30 दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, सॉरी, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और जो टावर है, टावर के तल का अवनमन कोण कितना दे रखा है आपको, अवनमन कोण दे रखा है ये वाला 30 डिग्री दे रखा है। वैसे तो अवनमन कोण ये होता है, तो ये दोनों पैरेलल रहते तो फिर 30 डिग्री ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये वाला दे रखा, ये भी कितनी होगी, एच ही होगी। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 60 है, साइड का रेशियो कितना होता है, 30 के सामने 1 होती है, 90 के सामने 2 होती है, और इसके सामने कितनी होगी, √3 होगी, 60 के सामने 1, √2, √3 और 2 का रेशियो होता है, ठीक है ना। जब ट्रायंगल में एंगल्स का रेशियो क्या हो, तो 60, 30 और 90 का हो। 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, h दे रखी है, यहां से √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 × h हो जाएगी। यदि 1 यूनिट की वैल्यू आपको h दे रखी है तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 × h हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये दोनों बराबर, आप चाहे तो tan थीटा का फॉर्मूला भी वहां से लगा के अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में नहीं करना है आपको खराब, ठीक है। डायरेक्ट आपको करना है, ट्रायंगल्स का आपको रेशियो पता है, साइड्स का रेशियो पता होता है कि 30, 60 और 90 आपको एंगल्स दे रखे हो, तो उस कंडीशन में साइड्स का रेशियो होता है 1 रेशियो √3 होता है, ठीक है ना। तो यहां से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, यहां से बेस की वैल्यू निकाल दी, इसका मतलब ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, दोनों बराबर है, तो √3 × h हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, √3 × h हो जाएगी। सेम इसमें लगेगा, ये वाला 30 है, इसका मतलब इनमें साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, दोबारा देख लीजिए, 30 के सामने कितनी होगी, 1 होगी, 60 के सामने कितनी होगी, √3 होगी, और ये 90 है तो 90 का अपोजिट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, √3 h दे रखी है। आपको निकालना क्या, ये वाली निकालनी, इस वाली की वैल्यू है कितनी, √3 है, तो यहां से √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 h × √3 से इसको मल्टीप्लाई करती है, ये कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई अपने पास, 3h आ गई, एक्चुअल में डिस्टेंस ये है 3h, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया कि टावर के तल का अवनमन कोण 30 है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी है, 3h तो ये है, और h ये है, टोटल कितनी हो जाएगी, 4h हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू सो मच।